चलिए 4 क्वेश्चन करने के बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 10.3 का। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कुछ 3 वेक्टर दे रखे हैं। ए बी सी तो मैंने अपनी तरफ से लेट किया, इन्हें 3 वेक्टर ऐसे लिखे हुए हैं और हमें ये प्रूव करना है कि ये तीनों यूनिट वेक्टर हैं। तो इन वेक्टर को पहले तो हमें यूनिट प्रूव करना है और फिर आगे कहा सो दैट दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब तीनों आपस में परपेंडिकुलर भी हैं। तो जब हमें इन्हें यूनिट वेक्टर प्रूव करना है, किसी वेक्टर को यूनिट प्रूव करने के लिए क्या करोगे, आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। अगर मैग्नीट्यूड 1 आ गया तो वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो आप इनमें भी ऐसे ही करो, आप इनके मैग्नीट्यूड फाइंड करने स्टार्ट करो 1 बाई 1। ए का मैग्नीट्यूड लिखते हैं। जब मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे तो बाहर जो कांस्टेंट टर्म ब्रैकेट के बाहर है ना, आप उसे अंडर रूट के बाहर ही रखो और अंडर रूट के अंदर इन वालों का स्क्वायर करके लिखेंगे हम। वेक्टर के बाहर अगर कुछ कॉमन टर्म है वो एज इट इज रह जाएगी, उनका रखो। 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 6 का 36, ये मिलाकर हो जाएगा 49। 49 का अंडर रूट 7 होता है, तो ये 1/7 इंटू 7 यानी आंसर 1 आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए एक यूनिट वेक्टर है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। बी का मैग्नीट्यूड भी 1 आ जाएगा, मतलब बी भी एक यूनिट वेक्टर। सी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, वो भी 1 आ जाएगा। तो प्रूव हो जाएगा कि ये तीनों यूनिट वेक्टर हैं। ओके, यूनिट वेक्टर प्रूव कर लिया। अब आपको प्रूव करना है कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो टू शो दैट दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, हमें इन्हें एक वर्ड ये लिखा हुआ है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसका मतलब म्यूचुअली का मतलब होता है आपस में। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो मतलब क्या हुआ कि आपको ए डॉट बी, ए और बी को परपेंडिकुलर प्रूव करना है, बी और सी को परपेंडिकुलर प्रूव करना है, ए और सी को, ये काम करना है। और परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए उनकी डॉट प्रोडक्ट को 0 रखा जाएगा। तो आप ए डॉट बी फाइंड करो। ए डॉट बी ये वाला होगा, मल्टीप्लाई कराई इनकी 1/49 तो बाहर होगा। 1/7, 1/7 की आई वाले की आई के साथ कराओगे 3 2 जा 6, जे की जे के साथ कराओगे -के 18, के वाले की के साथ कराओगे +12 और सब काट पीट करके आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, 12 और 6 18 में से 18 गए, आंसर 0 हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं ए डॉट बी 0 हुआ। इसका मतलब ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। इसी तरीके से आप बी डॉट सी फाइंड करेंगे, वो भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब बी इज परपेंडिकुलर टू सी। और जब ए डॉट सी 0 आ जाएगा, इसका मतलब ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। सॉरी, ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए होगा ये। हाँ, सी डॉट ए लिखो या ए डॉट सी लिखो, बात तो एक ही है ना। तो इसका मतलब ए और सी आपस में परपेंडिकुलर, बी और सी, ए और बी, तो ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर प्रूव हो जाते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इस क्वेश्चन नंबर 6 को आप पढ़ो। लिखा हुआ है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इफ ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू 8 एंड ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मतलब ये दो इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, एक ये और एक ये। इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करके हमें ए और बी के मैग्नीट्यूड फाइंड करने हैं। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ फॉर्मूले डिस्कस करने रह गए थे, उनको डिस्कस कर लो। जैसे आपने देखा होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। वही बिल्कुल सेम फॉर्मूले यहाँ पर लागू हो जाते हैं। बस जब स्क्वायर करोगे तो इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखना, स्पेस कम रह गया। जब भी हमें किसी वेक्टर का स्क्वायर करना हो, मतलब वो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरीके से अगर ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी हो, ये फॉर्मूला भी आपको पता होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला चलेगा। यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए बी की जगह आप ए डॉट बी रखेंगे। देखो थोड़ा थोड़ा सा फर्क बस याद रखने की बात है। ए बी ना लिख के ए डॉट बी लिख दो, ए का स्क्वायर ना लिख के मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर लिख दो, तो वही फॉर्मूले आपके चल जाएंगे। इसी तरीके से ए माइनस बी वाले में भी बिल्कुल सेम यही होगा। अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, यानी ए माइनस बी की डॉट प्रोडक्ट ए माइनस बी के साथ ही हम कराएं, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस
2a.b होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं, मतलब जो आपके बेसिक जो अलजेब्रा वाले फॉर्मूले होते हैं वो इसमें भी वैलिड हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में यहाँ से स्टार्टिंग करें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दे रखा है 8, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इक्वल टू 8। अब यहाँ ये और इंफॉर्मेशन दे रखी है कि a का मैग्नीट्यूड 8b के बराबर है, तो a मैग्नीट्यूड को 8b मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसका होल स्क्वायर माइनस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 8। यहाँ पे ये 64b स्क्वायर हो जाएगा, 64 मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इक्वल टू 8। ये 63 बचेगा और कुल मिलाकर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर आ जाएगा 8/63, 8/63। फिर अंडर रूट ले दोगे आप, तो बस फाइनली बी का मैग्नीट्यूड आएगा 2√2/3√7 आएगा ये अंडर रूट लेने के बाद, या हो सकता है पूरा ये 8/63 कर रखा हो अंडर रूट के अंदर, ये हो जाएगा। अब ए का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना था, तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड है 8 इंटू बी, तो इसमें 8 की और मल्टीप्लाई करा दोगे, 8 इंटू बी मैग्नीट्यूड करते ही 16√2/3√7 हो जाएगा। ओके, ये ए का मैग्नीट्यूड आ गया और वो बी का, ये आंसर हो जाएंगे इसमें। तो इसी टाइप के इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, कराऊंगा तो मैं ही, छोड़ने लायक नहीं है इसमें कुछ भी, मैं करा रहा हूँ सारे। 7th क्वेश्चन देखिए, और आप एक बार ये फॉर्मूले नोट कर लीजिए, जरूरत पड़ेगी इनकी बार बार, और क्वेश्चन को साथ के साथ नोट कर लिया करो बोर्ड साफ होने से पहले। खैर ये क्वेश्चन नंबर 7 तो आप अपने आप ही कर लेंगे। दो ब्रैकेट दे रखी है, दोनों की नॉर्मल मल्टीप्लाई होनी है, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई होती है। पहले 3a की 2a में कराओगे, फिर 3a की 7b में कराओगे, वही काम होना है इसमें, कुछ ज्यादा अलग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर a एंड b, मतलब हमें दो वेक्टर a और b के मैग्नीट्यूड फाइंड करने हैं। हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, मतलब a और b के मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री दे रखा है। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर मतलब डॉट प्रोडक्ट उनकी 1/2 दे रखी है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन से हमें a और b के मैग्नीट्यूड फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को यहाँ से कैसे करते हैं, देखो a.b हमें दे रखी है, तो यहाँ लिख दो a.b का फॉर्मूला, a.b इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कोस थीटा। अब इसमें आप सारी वैल्यू रखो जो भी गिवन है। a.b दे रखा है 1/2, a का मैग्नीट्यूड ऐसे ही, b के मैग्नीट्यूड को भी a से रिप्लेस करा दिया क्योंकि दोनों सेम है, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ cos 60 की जगह 1/2, तो 1/2 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर हो जाएगा ये, इंटू 1/2, दोनों तरफ 1/2 से 1/2 कट के 1 बचेगा इधर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर इक्वल टू 1, और a का मैग्नीट्यूड 1 आएगा। प्लस माइनस मत लिख देना यहाँ पर, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, मैग्नीट्यूड तो लेंथ है ना, तो लेंथ को आप -1 नहीं लिखोगे। ठीक है, ये गलती कर जाते हैं बहुत सारे बच्चे, तुम मत करना। a का स्क्वायर 1 है तो a का मैग्नीट्यूड 1 आएगा, और इसीलिए b का मैग्नीट्यूड भी 1 आ जाएगा क्योंकि दोनों सेम थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में है, लिखा हुआ है फाइंड मॉड्यूलस ऑफ x, मैग्नीट्यूड ऑफ x फॉर अ यूनिट वेक्टर a, मतलब a के बारे में क्या कह दिया कि a एक यूनिट वेक्टर है। अगर a एक यूनिट वेक्टर है तो इस बात का मतलब ये हुआ कि a का मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो पहले आप इसे यूटिलाइज करो, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला हो गया, ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू 12, x माइनस ए एक्स प्लस ए वाला फॉर्मूला। अब a तो 1 दे रखा है, इसकी जगह 1 रखेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 12, क्योंकि 1 का स्क्वायर कराने से 1 ही मिलेगा आपको, उधर ले जाओगे 13 हो जाएगा, और बस मैग्नीट्यूड ऑफ x आ जाएगा √13। प्लस माइनस नहीं करोगे क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। 10 में लिखा हुआ है ए बी और सी तीन वेक्टर दिए हैं, पहले मैं तीन वेक्टर लिख देता हूं।
तो 3 वेक्टर देने के बाद ये कहा कि a प्लस लेमडा बी इज परपेंडिकुलर टू सी, तो फाइंड लेमडा, मतलब ये इंफॉर्मेशन दे दी कि a प्लस लेमडा बी और c दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो हमें लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है आप इसका यूज करो। देखो अगर a प्लस लेमडा बी और c वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी। ठीक है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट अब करा दो। डॉट प्रोडक्ट अंदर ये लिखा जाएगा a डॉट सी प्लस लेमडा बी डॉट सी इक्वल टू 0। अब a डॉट सी को इधर ले जाएं तो a डॉट सी को अगर उधर ले गए माइनस का हो जाएगा, कुल मिलाकर लेमडा की वैल्यू आएगी माइनस a डॉट सी अपॉन b डॉट सी। मतलब क्या हुआ, ए और सी की डॉट प्रोडक्ट कराओगे, बी और सी की डॉट प्रोडक्ट कराओगे। तो यहाँ पर एक बार पहले मैं ए डॉट सी फाइंड करके दिखा देता हूँ आपको, और बी डॉट सी दोनों वैल्यू की जरूरत पड़ेगी ना हमें, लिख लेते हैं ए डॉट सी और बी डॉट सी। ए डॉट सी इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट, आई वाले की आई में कराएंगे 3 टू द 6, जे वाले की जे में कराएंगे 2 1 जा 2, और के तो यहाँ 0 है, 0 लेंगे, 0 की 3 में कराएंगे 0 हो जाएगा। तो ए डॉट सी आएगा 8। बी डॉट सी देखते हैं, आई की आई में कराई -3, जे की जे में कराएंगे +2, और के वाला 0 है तो वो 0 ही हो जाएगा, आंसर आएगा -1। तो ये वैल्यू ले जाके वहां रख देते हैं। तो लेमडा इक्वल टू माइनस ए डॉट सी मतलब 8 अपॉन बी डॉट सी मतलब -1, माइनस से माइनस कैंसिल होकर लेमडा की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो लेमडा की वैल्यू 8 हो जाएगी। ओके, तो साथ के साथ नोट करते रहो इन्हें, ये 2 क्वेश्चन नोट कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए आप। ये क्वेश्चन नंबर 11 बहुत डिमांडिंग क्वेश्चन है, बहुत बार पूछते हैं बच्चे इसे, लेकिन दमखम इसमें कुछ है नहीं अगर आप एक मोटी सी बात समझ जाए। अजीब सा लिखा हुआ है ऐसे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए इज परपेंडिकुलर टू दिस, इसी तरीके का कुछ लिखा हुआ है। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। तो आप एक बात अपने दिमाग में डाल लीजिए, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, ये है तो कोई न्यूमेरिक वैल्यू ही होंगे, तो इनका आंसर कुछ ना कुछ न्यूमेरिक वैल्यू। तो ऐसा आप इसे ट्रीट करो जैसे ये 2b प्लस 5a हो। अगर मैं एक सेकंड के लिए मान लूं कि a का मैग्नीट्यूड 2 और b का 5 हो, तो ये ऐसा बन जाएगा 2b प्लस 5a, और ये बन जाएगा 2b माइनस 5a, ऐसा बन जाएगा ना कुछ। और आपको इन्हें दोनों को परपेंडिकुलर प्रूव कराना है, तो इस वेक्टर को इसको अगर परपेंडिकुलर प्रूव कराना है तो आप इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। डॉट प्रोडक्ट निकालने से अगर वो आंसर 0 आ गया तो ये परपेंडिकुलर होंगे, आंसर 0 नहीं आया तो परपेंडिकुलर नहीं होंगे। तो हमें कुल मिलाकर इस वेक्टर की और इसकी डॉट प्रोडक्ट करा के देखनी है। तो इन दोनों की अब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हम। सॉल्यूशन में क्या लिखें, ये दोनों वेक्टर जैसे भी हैं एज इट इज नोट करो, और इस वाले की डॉट प्रोडक्ट उसके साथ। इक्वल टू, देखो ये वाला पूरा ए, ये पूरा बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, वही फंडा चल रहा है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, मतलब क्या होगा, मॉड्यूलस ए का स्क्वायर और इसका बी का स्क्वायर। वेक्टर बी के स्क्वायर को मैंने मॉड्यूलस बी का स्क्वायर बताया था तुम्हें, कि जब वेक्टर का स्क्वायर करना हो तो उसके मॉड्यूलस का स्क्वायर करो। मॉड्यूलस ए का स्क्वायर मॉड्यूलस बी का स्क्वायर, माइनस यहाँ होगा मॉड्यूलस ऑफ बी का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर करना पड़ेगा, और ए का स्क्वायर होगा मॉड्यूलस ऑफ ए का स्क्वायर। ये दोनों सेम बन गए, सेम बन गए तो इसमें से इसे घटा के आंसर 0 आ जाएगा, इसीलिए ये वाला वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। लिख दोगे देयरफॉर दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस। इतना सा है बस ये, इसमें ये बात समझ में नहीं आती। अब तुम मुंह बाके देख रहे होंगे इसे कि ये बात क्या लिख दी मैंने। इसका स्क्वायर करना है, सीधी सी बात है भाई, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या होगा, मॉडुलस ये है, ये नंबर है, इसका स्क्वायर तो ऐसे लिख दोगे। और वेक्टर के स्क्वायर का मतलब होता है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दो। यहाँ माइनस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ए के स्क्वायर का मतलब ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, घटाओगे तो आंसर 0 आ जाएगा। ओके, चलिए खैर क्वेश्चन नंबर 12 और 14, इन दो क्वेश्चन को अभी आप रोक लें, इन्हें बाद में डिस्कस करेंगे।
फिलहाल क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 में लिखा हुआ है कि तीन वेक्टर ए बी और सी यूनिट वेक्टर हैं। अगर ये तीनों यूनिट वेक्टर हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी हो ना उसे आप कलेक्ट करते रहा करो। तीनों यूनिट वेक्टर हैं मतलब इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ए का मैग्नीट्यूड भी 1, बी का मैग्नीट्यूड भी 1 और सी का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। ठीक है। इसके अलावा एक ये बात कह रखी है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो हमें ये फाइंड करना है। तो अब इससे ये फाइंड करने के लिए थोड़ा सा आप सोचो कि a प्लस बी प्लस सी दे रखा है और हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए चाहिए। तो अगर आपको कुछ ध्यान आता हो, मैं एक फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूँ बोर्ड पर। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। याद आया कुछ? इसमें क्या करो, अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ए का स्क्वायर मतलब वेक्टर ए का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, बी का स्क्वायर मतलब वेक्टर बी का स्क्वायर। उस तरीके से आपको ये ए बी को ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये टर्म आपको प्राप्त हो जाती है यहाँ पर। अगर टू कॉमन लोगे, टू कॉमन लेने के बाद वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ही तो मिलेगा। तो इस फॉर्मूले को आप वेक्टर रूप में लिखो। कैसे लिखोगे? आप ऐसे करो कि ए प्लस बी प्लस सी, इसकी डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी प्लस सी के साथ ही करा दो। और जीरो वेक्टर है उधर, तो जीरो में किसी की भी डॉट प्रोडक्ट कराओगे जीरो ही आ जाएगा। ये काम हमने किया। अब यहाँ पर हम उस फॉर्मूले को यूज करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, 2 बार कॉमन ले लिया मैंने, प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये दे रखे हैं यूनिट वेक्टर, तो ये 1 1 हो गए सब, 1 का स्क्वायर करने से 1 ही रहेगा। तो ये होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। ठीक है ना? अब ये हो जाएगा 3, उधर जाके माइनस का 3 बनाएंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कुल मिलाकर जो वैल्यू हमें चाहिए वो इतनी बचेगी। देखो सी डॉट ए इक्वल टू 1 1 1 3 हुआ माइनस के और अपॉन 2। तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू -3/2 हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 13। 14 को भी आप ड्रॉप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। तो एक बार आप अच्छे से नोट कर लें क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 में उसने 3 पॉइंट दे रखे हैं कि ये 3 पॉइंट ए बी और सी, पॉइंट ए बी और सी किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो हमें वेक्टर बी ए और बी सी के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए कहा। तो बिल्कुल आसान है, क्या करेंगे, इन दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो पहले आप इन दोनों को फाइंड कर लो, बी सी वैक्टर लिख लो और बी ए वैक्टर लिख लो। बी सी होगा सी में से बी घटाकर 1 आई कैप, इसमें से इसे घटाओगे, प्लस 1 जे कैप प्लस 2 के कैप। और बी ए होगा ए में से बी घटाकर 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये हो गया बी ए। अब आपको एंगल फाइंड करना है, तो एंगल का फॉर्मूला होता है कोस थीटा इक्वल टू दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट अपॉन में दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड। अब दोनों की डॉट प्रोडक्ट तो आप लिख ही देंगे। कैसे लिखेंगे दोनों की डॉट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट के लिए आई की आई के साथ मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 प्लस जे वाले की जे में ये भी 2 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 6 अपॉन अंडर रूट बी सी का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड होगा 1 और 1 2 और 4 अंडर रूट 6, इसका मैग्नीट्यूड बी ए का 4 और 4 8 और 9 17 अंडर रूट 17। तो ये कोस थीटा इक्वल टू 10 अपॉन अंडर रूट 102 हो जाएगा। ये तो किसी की वैल्यू होती नहीं है कोस में, तो सीधा ही थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स 10 अपॉन अंडर रूट 102 डायरेक्ट आप लिख देंगे।
तो थीटा इक्वल टू इतना हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 16 कोलिनियर वाला है। कोलिनियर वाला हमने पिछली एक्सरसाइज में किया ही था, कोलिनियर पॉइंट प्रूव कराने, वो आपके लिए छोड़ देता हूँ। कोलिनियर प्रूव कराना इन तीनों पॉइंट को। पिछली एक्सरसाइज में दो वेक्टर को कोलिनियर प्रूव कराना था। जैसे यहाँ पर 3 पॉइंट दे दिया ना आपको, एक पॉइंट ए दे दिया, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट सी, कुछ ऐसे आपको पॉइंट दे रखे हैं। आपको इन तीनों पॉइंट को कोलिनियर प्रूव कराना है। तो तीनों पॉइंट से पहले आप दो वेक्टर फाइंड कर लो। पहले आप ए बी वेक्टर फाइंड कर लो, फिर बी सी, कोई से भी दो बना सकते हो। 3 पॉइंट दे रखे हैं, 3 पॉइंट से दो वेक्टर बनाओ। ए बी बी सी बना लो, या ए बी ए सी बना लो, या बी सी ए सी बना लो। कोई भी दो वेक्टर बना लो आप इनसे। दो वेक्टर बनाने के बाद अब आपका वही फंडा है, जब ए बी और बी सी बना लोगे तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। यही तो चीज सिखाई थी कोलिनियर के लिए। तो अगर ये वाला रेशो फुलफिल हो जाता है तो तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। 16 इस तरीके से करना है आपको। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें ये कह दिया ये वेक्टर, ये और ये तीन वेक्टर दे रखे हैं और कहा है आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। हमें ये बात प्रूव करनी है। हमें प्रूव करने की इन तीनों पॉइंट से, ध्यान देनी है, पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। वर्टिसेस मतलब पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट के वेक्टर दे रखे हैं, मतलब पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं कि इन पॉइंट से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता होगा, ये बात प्रूव करनी। तो ऐसा सेम क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में भी आया था। वहां पर तो हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया था कि पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। जैसे सपोज एक ट्रायंगल बना लिया हमने, ये पॉइंट ए, ये बी और ये सी। ए का पोजीशन वेक्टर ये ले रखा है, इससे पॉइंट बना लो आप पहले। बी वाला वेक्टर इसे मान लो, इससे पॉइंट बनाओ 1 -3 -5। सी वाले से पॉइंट बनाओ 3 -4 -4। ए बी सी तीनों हो गए। अब ध्यान देना, मुझे नहीं पता कि बी पर ही 90 है, हो सकता हो ए पर 90 आता हो, तो वो तो कैलकुलेशन करने के बाद पता चलेगा कि 90 डिग्री का एंगल किस पर बनता है। तो फिलहाल तो एक अंदाजे से लिख लिया कि हाँ कुछ इस तरीके की कहानी है। तो ध्यान देना, जिन दो वेक्टर के बीच में भी आप यहां से तीन वेक्टर फाइंड कर लो। ए बी वेक्टर फाइंड करो, बी सी वेक्टर फाइंड करो और जी ए सी, तीन वेक्टर हमने फाइंड कर लिया। अगर इसमें एक एंगल 90 डिग्री का बनता है, इस ट्रायंगल में अगर कोई एक एंगल 90 का बना, तो जिन दो वेक्टर से वो बना होगा उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी, मतलब वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएंगे ना उस स्थिति में। तो आप इनकी 1 बाई 1 डॉट प्रोडक्ट करवानी शुरू करोगे, मतलब ए बी डॉट बी सी कराओ, कितना आएगा। अगर ये 0 आ गया तो हम समझ जाएंगे कि ए बी और बी सी दोनों परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से आप बी सी और ए सी की डॉट प्रोडक्ट करा के देखो। अगर ये डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई, समझ जाएंगे कि बी सी और ए सी दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल 90 का है। और तीसरा कौन सा बचा, ए सी को ए बी के साथ ले लो, ए सी और ए बी की डॉट प्रोडक्ट। अगर ये 0 आई ए सी और ए बी की, मतलब समझ जाएंगे ये एंगल 90 है। तो ये तरीका है। तो पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। ए बी, बी में से ए घटा के लिखा जाएगा, इसमें से इसे घटा के लिखोगे -i कैप -2j कैप और जी -6k कैप। ये तो हो गया जी ए बी वेक्टर। बी सी मतलब सी में से बी घटाकर 2i कैप -j कैप +k कैप, ये हो जाएगा। जोड़ घटा सही रखना अपना। ए सी, अच्छा ये मैंने पहले भी बताया था, ए सी लिखो या सी ए लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना है। डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आनी होगी तो वो ए सी से भी आ जाएगी और सी ए से भी। ठीक है, तो ए सी मतलब सी में से ए, इसमें से इसे घटाएंगे i कैप और जी -3j कैप, के वाले में से के घटाओगे -5k कैप। ओके, ये हो गया। अब डॉट प्रोडक्ट कराई ए बी और बी सी की। डॉट प्रोडक्ट के लिए आई की आई के साथ कराएंगे, -2 +2 -6, तो 0 के इक्वल तो नहीं आ रहा है, तो ए बी और बी सी के बीच में तो 90 का नहीं बनता। बी सी और ए सी ले लेते हैं, 2 +3 -5, देखो ये 0 आ गया। इसका मतलब बी सी और ए सी इन दोनों के बीच का एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ठीक है ना। तो ट्रायंगल में जब एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। इसकी भी फिर जरूरत नहीं है, आप यहीं लिख दोगे देयरफॉर
BC डॉट AC, सॉरी BC परपेंडिकुलर टू AC, so angle BCA is 90 degree, therefore triangle ABC is right angle triangle. ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में एक बात लिखी हुई है कि कोई वेक्टर ए एक नॉन जीरो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉल ए है। मतलब ये कह रखा है कि वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट किया गया और लैम्डा ए एक यूनिट वेक्टर है। मतलब लैम्डा ए का जो मैग्नीट्यूड है वो भी 1 दे रखा है। कहा है कि लैम्डा एक यूनिट वेक्टर है, मतलब लैम्डा ए का मैग्नीट्यूड 1 है। तो इसका मतलब ये होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 1, और ए का मैग्नीट्यूड स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रखा है तो लैम्डा इंटू ए इक्वल टू 1 होगा। ओके तो यहाँ से ए की वैल्यू 1 अपॉन लैम्डा के इक्वल आ रही है। देखो अब चार ऑप्शन में आप ढूंढ सकते हो कि ये वाला ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, तो ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो 18 क्वेश्चन इस तरीके का था, करके देखना। ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट। दो क्वेश्चन मैंने आपको स्किप करवाए, इसके क्वेश्चन नंबर 12 और 14, इनको छोड़ के बाकी पूरी एक्सरसाइज कर लो ये, ठीक है।